अस्सलाम वालेकुम बेटे। देखो, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी कंप्लीट करने के बाद जो है अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स बेसिकली बेटा मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें अगर आप देखेंगे पहले इनफैक्ट कुछ स्टेज जो है वो बराबर सेम है। अब यहां पे भी देखोगे बेटा, जब तक एंडोस्पर्म कंप्लीट नहीं होता तब तक ये जाइगोट सेलुलोजिक वॉल डेवलप करके ये रेस्टिंग स्टेज में आता है, जैसे आपने डाइकॉट्स में देखा, और उस टाइम हम इसको ओस्पोर नाम देते हैं। फिर उसके बाद जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स खाएगा, साइज में बढ़ जाएगा, साइज एनलार्जमेंट इसमें भी होगी बराबर सेम टू सेम। साइज एनलार्जमेंट के बाद मोनोकॉट्स में भी जब इस जाइगोट को डिवाइड करना होगा बेटे, ये बनाएगा ये पहला डिवीजन करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन, वो इक्वल नहीं होगा, वो होगा अनइक्वल, और ये बनाएगा बराबर उसी तरह बेसल सस्पेंसर सेल, जो आपने वहां पे पढ़ा था, बेसल सस्पेंसर सेल। और इसके अलावा एक और सेल जिससे एम्ब्रियो बनेगा, दैट्स बेटे एपिकल एम्ब्रियोनल सेल। और बराबर बेटे डाइकॉट्स की तरह यहां जो है, यहां मैक्सिमम एम्ब्रियो क्या पूरा एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल सेल बनाता था, वहां पे भी पूरा एम्ब्रियोनल सेल ही बनाता था। बट सस्पेंसर सेल के हाइपोफाइसिस से डाइकॉट्स में दो चीजें बनती थी, एक तो रूट कैप, एक तो क्विसेंट सेंटर। यहां रूट कैप, क्विसेंट सेंटर, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, पेलिम्यूल, रेडिकल सब कुछ बनता है किससे? इस एम्ब्रियोनल सेल से। इसका मतलब मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी भी मीरोब्लास्टिक है, इट इज आल्सो मीरोब्लास्टिक इन नेचर। तो पहले क्या हुआ, जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ये एक रेस्टिंग स्टेज में आएगा, उस टाइम हम नाम ओस्पोर देंगे, उस टाइम इसने सेलुलोजिक वॉल बाहर से बनाया होता। फिर उसके बाद मैंने कहा, ये जैसे देखता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, ये न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा, साइज में बढ़ेगा, साइज में बढ़ने के बाद पहला अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद आप देखेंगे बेटे दो सेल्स बनेंगे, माइक्रोपाइलर साइड से एक सेल, क्लाजल साइड से एक सेल। जो बेटे माइक्रोपाइलर साइड से सेल बनी, इसका हमने नाम दिया था बेसल सस्पेंसर सेल, बेसल सस्पेंसर सेल। और इसके अलावा जो क्लाजल साइड से सेल बनी, इसका हम नाम देंगे एपिकल एम्ब्रियोनल सेल, एपिकल एम्ब्रियोनल सेल। इसके बगैर बेटे मैंने आपको यह भी कहा, जो एपिकल एम्ब्रियोनल सेल है ये पूरा एम्ब्रियो आगे बनाएगी, इसीलिए मोनोकॉट्स में भी जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो की है, इट इज मीरोब्लास्टिक इन नेचर। मगर अब यहां एक चीज होगा, वहां हमने डाइकॉट्स में बोला था जो ये बेसल सस्पेंसर सेल है, उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, ये दो सस्पेंसर सेल्स बनाएगी, S1 S2, S1 सस्पेंसर बनाएगी, हॉस्टोरिया बनाएगी, S2 सस्पेंसर बनाएगी, याद करो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी। बट यहां क्या होगा, इनके साथ मोनोकॉट्स, बेसल सस्पेंसर सेल आगे कोई डिवीजन नहीं करते, ये सीधे कन्वर्ट होते इनटू लारिसाइजर सेल, जिसका बेटे नाम हॉस्टोरिया है। और हॉस्टोरिया का क्या काम होता है आपको पता है, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स और उनको अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि वही न्यूट्रिएंट्स बाद में कंज्यूम करे कौन? मैच्योर एम्ब्रियो, एक प्रॉपर एम्ब्रियो। तो इन केस ऑफ मोनोकॉट्स पहला डिफरेंस आपने क्या देखा सर, जो बेसल सस्पेंसर सेल है विदाउट अंडरगोइंग एनी डिविजन्स, फर्दर डिविजन्स, ये डायरेक्टली साइज में बढ़ के हॉस्टोरिया में कन्वर्ट होता है या हॉस्टोरियल सेल में कन्वर्ट होगा और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लाता है बेटा, उनको स्टोर करेगा अपने अंदर। और इसके अलावा जो एपिकल एम्ब्रियोनल सेल है, एपिकल एम्ब्रियोनल सेल बहुत डिविजन्स करता है, और बहुत डिविजन्स करने के बाद आप देखोगे इससे 3 ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनते हैं, बहुत सारे डिविजन्स। इट अंडरगोज नंबर ऑफ डिविजन्स, ट्रांसवर्स, वर्टिकल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो आप देखोगे इस एम्ब्रियोनल सेल से मेरे बेटे 3 ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनते हैं। वन ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज रेडिकल इनिशियल, जो हॉस्टोरिया के सबसे क्लोज है, इसको हम नाम देते हैं रेडिकल इनिशियल। रेडिकल इनिशियल मींस वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिससे आगे इनिशिएट होगा, बनता होगा रेडिकल।
दूसरा होता है मेरे बेटे जो एक और ग्रुप इसने सेल्स का बनाया बेटे, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं पिलिम्यूल इनिशियल। पिलिम्यूल इनिशियल जब मैं इसका नाम दे रहा हूं आप खुद ही समझ गए होंगे, इसका मतलब आगे जाके इस चीज से पिलिम्यूल बनने वाला है। और एक और सेल जो इस हॉस्टोरल सेल से सबसे दूर है, इसको हम नाम देते हैं कॉटिलिडनरी सेल। इसको हम नाम देंगे बेटे क्या, कॉटिलिडनरी सेल। इसका मतलब इसे कॉटिलिडन आगे बनेगा। और याद रखना मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलिडन होता है, क्योंकि मोनोकॉट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन्स मींस वन कॉटिलिडन, और उसी को हम शॉर्ट में नाम देते हैं मोनोकॉट। तो फिर से अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी, मैंने सीधे प्रोसेस बोला, मैंने सीधे डिफरेंसेस बोले क्या क्या है। पहले क्या हुआ, पहले रेस्टिंग स्टेज अटेन किया, पहले ऊसपोर बना, फिर अपना सेलोजिक वॉल छोड़ता है। सेलोजिक वॉल छोड़ने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए बेटे, न्यूट्रिएंट्स जैसे एब्जॉर्ब किए साइज में बढ़ गया। साइज में बढ़ने के बाद पहला ट्रांसवर्स डिवीजन अनइक्वल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेसल सस्पेंसर सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल टुवर्ड्स क्लॉजल एंड। बेसल सस्पेंसर सेल कुछ नहीं करते, कोई डिवीजन नहीं, कोई सस्पेंसर नहीं, कोई हाइपोफाइसिस नहीं, ये डायरेक्ट साइज में बढ़ के हॉस्टोरल सेल में कन्वर्ट होगा। अब सर एपिकल एम्ब्रियोनल सेल का क्या होगा, सो इट विल अंडरगो नंबर ऑफ डिविजन्स, ट्रांसवर्स बी, वर्टिकल बी, एंटीक्लाइनल बी, पेरिक्लाइनल बी, और एंड में आप देखोगे तीन सेल्स बनेंगे, तीन ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनेंगे। वन इज कॉल्ड रेडिकल इनिशियल जो हॉस्टोरल के सबसे क्लोज है, देन मिडिल वन इज नोन एज पिलिम्यूल इनिशियल, और लास्ट वाला कहलाता है कॉटिलिडनरी सेल। कॉटिलिडनरी सेल से आगे कॉटिलिडन बनने वाला है, पिलिम्यूल इनिशियल से आगे पिलिम्यूल बनेगा, और रेडिकल इनिशियल जो है बेटे, रेडिकल इनिशियल से आगे जाके बनने वाला है बेटा क्या, रेडिकल। और जब ये रेडिकल बनाएगा, जब वो कॉटिलिडन बनाएगा, जब वो पिलिम्यूल बनाएगा, तब जाके जो मोनोकॉट्स का एक मैच्योर एम्ब्रियो होगा बेटे, वो मैच्योर एम्ब्रियो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। This is the structure of a mature embryo in case of monocots. ये मैच्योर एम्ब्रियो बेटा जो है आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये मैच्योर एम्ब्रियो ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको जो है ऐसा दिखेगा। ये है मोनोकॉट का जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसका स्ट्रक्चर। इसके नीचे आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी ऐसी, इट्स एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे आपको ऐसे तीन कैप्स मिलेंगे, वन कैप, दिस इज वन मोर कैप, दिस इज वन मोर कैप। इसके अलावा जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ऊपर आपको ऐसे दो कैप्स मिलेंगे। इस वाले हिस्से को मैं कलर दूंगा ऐसे, आगे मैं बोलूंगा क्यों। एक पार्ट इसका ये है, ये रहा इसका कॉटिलिडन, और याद रखना बेटा इसमें कॉटिलिडन एक ही होगा, इसमें कॉटिलिडन्स दो नहीं होंगे क्योंकि हम मोनोकॉट्स पढ़ रहे हैं। देखिए बेटे अब क्या क्या है। अब अगर आप मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो देखेंगे जो इसके बाद से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। मगर एक चीज का ख्याल रखना, क्या बेटा आपको लगता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोई हिस्सा कॉटिलिडन के ऊपर है? नहीं, ये पूरा का पूरा कॉटिलिडन के लेवल के नीचे है। मतलब यहां ये सारा हाइपोकोटाइल है, यहां कोई एपिकोटाइल नहीं होता। इस चीज का ख्याल रखना। ये जो एक्सिस है ये पूरी की पूरी कॉटिलिडन्स के नीचे आती है, कॉटिलिडन के लेवल के नीचे आती है, इसलिए सारा हाइपोकोटाइल कहलाएगा। यहां कोई एपिकोटाइल नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला था द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज एपिकोटाइल, बट यहां कुछ नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा कहा जाता है क्या, ये हाइपोकोटाइल है। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है मेरे बेटे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर मोस्ट टिप पे आपने तीन कैप्स देखी। दिस कैप इज नोन एज रेडिकल। ये रेडिकल है, इससे फ्यूचर में रूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल के आगे एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, जिसको हम रूट कैप नाम देते हैं। रूट कैप वहां बनाया था किसने, हाइपोफाइसिस ने, मगर यहां रूट कैप पूरा का पूरा बनता है किससे, एम्ब्रियोनल सेल से। रूट कैप के आगे एक और टिप होती है जिसको हम कोलियोराइजा नाम देते हैं। इस चीज का ख्याल रखना, जहां तक डाइकॉट्स का ताल्लुक है, डाइकॉट्स में कोई कोलियोराइजा नहीं होता, वहां रेडिकल है, रेडिकल के आगे एक और कैप जैसा स्ट्रक्चर है, नाम है रूट कैप। बट मोनोकॉट्स में रूट कैप के आगे भी एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं कोलियोराइजा।
और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर मोस्ट पार्ट है जिसको आगे फ्यूचर में शूट बनाना है, इट इज बेटे नोन एज पिलीम्यूल। और पिलीम्यूल के आगे यहाँ पे कैप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल टिप। आपने कोलियोप्टाइल नाम सुना होगा। इट इज अगेन रिस्ट्रिक्टेड टू मोनोकॉट्स ओनली। तो जब बेटा एक मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो बना, अब मुझे बोलो ये किस किस स्टेज के थ्रू पास हुआ। चलो, पहले जाइगोट था। जाइगोट जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये रेस्टिंग फेज में आएगा, ना में ओस्पोर, और अपना बाहर का एक सेलोजिक वॉल बनाएगा। उसके बाद जैसी एम्ब्रियो जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, जैसी एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, ये रेस्टिंग स्टेज से बाहर आता है, न्यूट्रिएंट्स खाएगा, साइज में बढ़ जाएगा। साइज में बढ़ने के बाद आप देखेंगे इसका पहला डिवीजन होगा ट्रांसवर्स, इक्वल नहीं अनइक्वल। और आप देखेंगे माइक्रोपाइलर साइड से इसने बड़ी सी सस्पेंसर सेल बनाई और क्लाजल साइड से इसने छोटी सी एम्ब्रियोनल सेल बनाई। और छोटी सी एम्ब्रियोनल सेल से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है। इसका मतलब जाइगोट के एक हिस्से से एम्ब्रियो बनेगा। सो द डेवलपमेंट हियर अगेन इज मीरोप्लास्टिक। फिर उसके बाद आपने कहा सस्पेंसर सेल, सर कोई डिवीजन नहीं, सीधे साइज एनलार्जमेंट और सीधे कन्वर्ट होगा हॉस्टोरियल सेल में। इसका काम होगा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके ले आना और बाद में वो न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को देना। अब एम्ब्रियोनल सेल जो है जिसको एम्ब्रियो बनाना है, क्योंकि मीरोप्लास्टिक डेवलपमेंट है, वो बहुत सारे एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल डिविजन्स करके 3 ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनाती है। रेडिकल इनिशियल, पिलिनोल इनिशियल और ये वाला जो है इट इज कॉटलिडनरी सेल। अब मुझे बोलो रेडिकल इनिशियल कौन सा वाला होगा, जो हॉस्टोरियल सेल के क्लोज है, और जो बीच वाला ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको पिलिनोल इनिशियल नाम देंगे, और लोअर मोस्ट इज नोन एज कॉटलिडनरी सेल। फिर कॉटलिडनरी सेल बनाएगा अपना कॉटलिडन, एक ही बनाना है क्योंकि मोनोकॉट्स में एक कॉटलिडन होगा। रेडिकल इनिशियल से रेडिकल बनेगा, पिलिनोल इनिशियल से पिलिनोल बनेगा, और तब जाके जो फाइनल मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो होगा वो इस टाइप का है, दिस इज कॉटलिडन। और अगर आप ग्रासेस को देखोगे, ग्रास आते हैं मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में आपकी नीट में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ग्रास एम्ब्रियो जो है मोनोकॉट्स का, उसका जो बेटा क्या है, उसका जो कॉटलिडन है ना, इट इज नोन एज सिक्यूटिलम। Remember this term. Secutilum is a word used for what? ग्रास मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो कॉटलिडन है उसके लिए वर्ड यूज हुआ क्या, सिक्यूटिलम। या इन जनरल भी आप कभी कभी देख सकते हो, इसको जो है यूज किया गया है किस चीज के लिए, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है उसका जो कॉटलिडन है उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज हुई है, दैट इज सिक्यूटिलम। और मोर प्रेफरेंशियली द सिक्यूटिलम टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो। अब यहां पे आप में से किसी ने बोला ही नहीं सर ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया इसका तो आपने नाम ही नहीं दिया बेटा, इसका नाम है एपिब्लास्ट। और एपिब्लास्ट याद रखना ये निशान है, क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पहले दुनिया में डाइकॉट्स आए और डाइकॉट्स से आगे बने मोनोकॉट्स। अब इसका एक एविडेंस यहां है, कहते हैं एक जमाने में ये डाइकॉट्स थे, इनके पास 2 कॉटलिडन्स थे, फिर 2 में से एक खत्म हो गया, डिजनरेट हो गया, और ये डिजनरेटेड कॉटलिडन है ना बेटा उसका निशान अभी भी है, और उसी निशान को, उसी स्कार को आज हम नाम देते हैं एपिब्लास्ट। तो मुझे बोलिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो। सर इट कंटेन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज रेडिकल, उसके आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप, मगर रूट कैप के आगे भी एक और कैप है जिसका नाम कोलियोराइजा है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का टिप जो है इट इज पिलिम्यूल, पिलिम्यूल के आगे भी एक कैप है जिसका हमने नाम दिया कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा याद रखना, रूट कैप के आगे एक और कैप, कोलियोराइजा ओनली इन मोनोकॉट्स, पिलिम्यूल के आगे एक कैप जैसा स्ट्रक्चर जिसका हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल। और क्योंकि ये सारा एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटलिडन्स के लेवल के नीचे है इसलिए सारा कंस्टिट्यूट कर सकता है हाइपोकॉटाइल। और जो कॉटलिडन है इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज हुआ है पर्टिकुलरली फॉर ग्रासेस, इट इज स्क्यूटिलम। और इसके अलावा क्योंकि एक जमाने में मोनोकॉट्स असल में डाइकॉट्स हुआ करते थे, उनका एक कॉटलिडन जो डिजनरेट हुआ उसका निशान अभी भी प्रेजेंट है, और बेटे उस निशान को हम नाम देते हैं क्या, एपिब्लास्ट। और एक और चीज याद रखना ये कि इसमें अगर आप देखेंगे मोनोकॉट्स जो है इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। जैसे मैंने आपको डाइकॉट्स में कहा था, डाइकॉट्स में आप कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस की एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ो, मान लो जैसे आपने 80% डाइकॉट्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा, मगर मोनोकॉट्स बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं।
मोनोकॉट्स में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है जो आपने एक बार पढ़ा तो आपने कहा चलो मैंने जैसे सारे मोनोकॉट्स पढ़े, नहीं, सारे मोनोकॉट्स की एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेम नहीं है। अगर हम मोनोकॉट्स में देखेंगे यहां ज्यादा वेरिएशंस हैं, मगर फिर भी लिलियम सैजिटेरिया जो है इसको हम मानते हैं एज रेफरेंस। फिर से मैं कह रहा हूं डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटे। आप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस का याद रखो, मान लीजिए जैसे आपने पूरे डाइकॉट्स का याद रखा। मगर मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं है, मोनोकॉट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, वी विल यूज लिलियम सैजिटेरिया, विल यूज दिस प्लांट लिलियम सैजिटेरिया एज अ रेफरेंस प्लांट। तो जैसे आपने वहां पे यूज किया था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस एज अ जनरलाइज्ड एग्जांपल, यहां जनरलाइज्ड एग्जांपल के तौर पे हम यूज करेंगे क्या, इवन दो देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, बट फिर भी हम इस प्लांट को यूज करते हैं एज रेफरेंस टू स्टडी to discuss this monocot embryogeny। तो monocot embryogeny में बेटे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, embryogeny in monocots is similar, embryogeny in monocots is similar to that of dicots, to that of dicots, embryogeny in monocots is similar to that of dicots, but instead of two, only one cotyledon is formed, but instead of two only one cotyledon is formed। Embryogeny in monocots is similar to that of dicots, but instead of two only one cotyledon is formed। Next, there is a great variation, there is a great variation in the development of embryo, there is a great variation in the development of embryo in monocots, there is a great variation in the development of embryo in monocots, there's a great variation in the development of embryo in monocots, shabash, but the embryo development of lilium, but the embryo development of lilium sagittaria, but the embryo development of lilium sagittaria can be regarded as a generalized example, but the embryo development of lilium sagittaria can be treated या regarded as a generalized example, as a generalized example। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है वही पढ़ेंगे। जाइगोट अंडरगोस ट्रांसवर्स डिवीजन, क्योंकि पहला इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन ही होता है। जाइगोट अंडरगोस ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म बेसल सस्पेंसर सेल, to form basal suspensor cell towards micropyle। Zygote undergoes transverse division to form basal suspensor cell towards micropyle and apical embryonal cell, and apical embryonal cell towards clasa, and apical embryonal cell towards clasa। Next point, only embryonal cell leads to formation of embryo, only embryonal cell leads to formation of embryo, shabash, leads to formation of embryo, and thus development is meroblastic, meroblastic। Only embryonal cell, that means a part of embryo, not full, sorry, a part of zygote, not full zygote forms embryo। अगर पूरा zygote embryo बनाता तो holoblastic development होता, जब उसका एक हिस्सा embryo बनाता है then the development is known as meroblastic। Only embryonal cell leads to formation of embryo and thus development is meroblastic। Next, basal cell does not divides further, basal suspensor cell does not divides further, कोई division वो नहीं करता है। basal suspensor cell does not divides further but enlarges in size, to form hostorial cell, but enlarges in size to form hostorial cell, also known as vesicular cell। Basal suspensor cell does not divide further but enlarges in size to form hostorial/vesicular cell। Next, apical embryonal cell, apical embryonal cell undergoes
apical embryonal cell undergoes transverse divisions. Apical embryonal cell undergoes transverse divisions. Apical embryonal cell undergoes transverse divisions to form cotyledonary cell. Comma, pillimule initial and radical initial. Pillimule initial and radical initial. Next, terminal cotyledonary cell जो टिप पे प्रेजेंट होता है, टर्मिनल cotyledonary cell gives rise to cotyledon. कॉटलिडन्स में नहीं बोलूंगा क्योंकि खाली एक ही कॉटलिडन बनता है. टर्मिनल cotyledonary cell gives rise to cotyledon, comma, pillimule initial forms pillimule and radical initial forms radical. क्या बेटा अभी तक आपने किसी जगह आपकी नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या ऐसा स्ट्रक्चर आपने इस डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी में देखा था? क्या मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी में ऐसा कहीं पे स्ट्रक्चर है? तो याद रखना, नो टी या इन्वर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी. नेक्स्ट पॉइंट, नो टी शेप्ड structure is formed during monocot embryogeny. No T-shaped structure is formed during monocot embryogeny. Next, in grass embryo, ये सिक्यूटिलम हम तमाम मोनोकॉट एम्ब्रियो के कॉटलिडन को नाम दे सकते हैं, बट खासकर ये ग्रास मोनोकॉट कॉटलिडन के लिए टर्म यूज हुई है. In grass embryo, single cotyledon is also known as scutellum. इसको अंडरलाइन करके लिखना, scutellum. In grass embryo, शाबाश, in grass embryo, single cotyledon is also known as scutellum. अब जो एक जमाने यहां पे कॉटलिडन हुआ करता था वो तो खत्म हो गया, उसका निशान अभी भी है ना, उसका स्कार अभी भी है, उस स्कार को हम एपिब्लास्ट नाम देते हैं. Next point, the scar of reduced cotyledon, SCAR, scar, निशान. The scar of reduced cotyledon is known as epiblast. Next, pillimule is externally covered by a cap-like structure. Known as coleoptile. Pillimule is externally covered by a cap-like structure known as coleoptile, and radical is covered by root cap and coleorhiza. इसी के साथ बेटे हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी जो है वो कंप्लीट हो गया. बट अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी नीट में पूछे जाते हैं, तो उनका आप ख्याल रखिएगा. देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 1 क्या है? जहां तक डाइकॉट्स का ताल्लुक है, चूंकि आपने अभी देखा उनमें ऐसे 2 कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 कॉटलिडन्स, इस ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स को हम नाम देते हैं डाइकॉट्स. शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? डाइकॉटलिडन्स प्लांट्स. फिर आपने मोनोकॉट्स में देखा, इनमें बेटा एक ही कॉटलिडन होगा, जिसको कभी कभी स्क्यूटिलम भी बोलते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज व्हाट? मोनोकॉट्स. बट बेटा जो ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स, प्लांट्स का एक ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स, कहते हैं जिम्नोस्पर्म के कॉटलिडन अगर आप देखेंगे इनमें बहुत सारे होते हैं. ये ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का, जब आप इनका एम्ब्रियो देखोगे इसमें 2 से ज्यादा आपको कॉटलिडन्स मिलेंगे, बहुत सारे कॉटलिडन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि इस ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 का हमने नाम डाइकॉट्स रखा, इसमें 1 का हमने नाम मोनोकॉट्स रखा. जिम्नोस्पर्म्स में बहुत सारे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर समटाइम्स नोन एज पॉलीकॉट्स. समझे? बोलो, व्हाई आर जिम्नोस्पर्म्स आल्सो नोन एज पॉलीकॉट्स?
क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो होगा उसमें 2 से ज्यादा कॉटलेडन्स आपको मिलेंगे। तो पॉइंट 1 आप लिखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स हैव मोर देन 2 कॉटलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स हैव मोर देन 2 कॉटलेडन्स and are thus also known as polycots, and are thus also known as polycots, and are thus also known as polycots। इसी तरह बेटा दूसरा पॉइंट है, आपने नाम सुना होगा, देयर इज अ प्लांट नोन एज कस्क्यूटा, एक एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट है। ये कस्क्यूटा जो है, इसके तमाम फीचर्स आप देखोगे डाइकॉट्स जैसे होंगे, इसलिए हमने इसको उठाया रखा डाइकॉट्स में। पर जो डाइकॉट्स की बेसिक डिस्टिंक्शन है ना, जो उनका जो बेसिक कैरेक्टर है, उनमें 2 कॉटलेडन्स होते हैं, वो इसमें नहीं है ये डाइकॉट, इसके तमाम फीचर्स डाइकॉट जैसे हैं, मगर इसमें कोई कॉटलेडन प्रेजेंट नहीं है। अब अगर एज अ रूल आप देखोगे इसमें 2 कॉटलेडन्स होने चाहिए, बट इसमें कोई कॉटलेडन नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, ओनली डाइकॉट विदाउट कॉटलेडन्स इट इज कस्क्यूटा। इसमें लिखिए, कस्क्यूटा इज अ डाइकॉट बट हैज नो कॉटलेडन, but has no cotyledon। Cuscuta is a dicot but has no cotyledon। शाबाश। इसी तरह बेटे हमारे पास एक प्लांट है Ranunculus। Ranunculus, there's a plant known as Ranunculus ficaria। Ranunculus ficaria ये भी बाय नेचर डाइकॉट है, बट जब आप इसका एम्ब्रियो देखोगे इसमें एक ही कॉटलेडन है, इट कंटेन्स सिंगल कॉटलेडन। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चंस 2 आते हैं, डाइकॉट विदाउट कॉटलेडन इज कस्क्यूटा एंड डाइकॉट विद सिंगल कॉटलेडन, द आंसर इज व्हाट, Ranunculus ficaria। You write down this point, Ranunculus ficaria is a dicot, Ranunculus ficaria is a dicot with only 1 cotyledon, is a dicot with only 1 cotyledon। Ranunculus ficaria is a dicot with only 1 cotyledon। शाबाश। Ranunculus ficaria is a dicot with only 1 cotyledon। Ranunculus ficaria is a dicot with only 1 cotyledon। देखिए बेटे, जब हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में मेरे बेटे मैंने आपको बोला था हमें 4 चीजें पढ़नी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद 4 चीजें होती हैं। पहले एंडोस्पर्म बनेगा, वो हमने देखा, उसके बाद एम्ब्रियो बनते हैं, वो भी हमने देखा। अब इसके बाद से हम पहले फ्रूट बनाएंगे, हालांकि पहले सीड बनेगा, मगर चूंकि ये फ्रूट वाला टॉपिक छोटा है, पहले यही डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, क्योंकि सीड्स के साथ हमें 2-4 टॉपिक्स जो है वो और कुछ पढ़ने हैं, सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, इसलिए वो जो है वो हम एंड में देखेंगे। इसलिए एक और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इसी के साथ जो है कंप्लीट करूंगा, दैट इज फ्रूट डेवलपमेंट। तो मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होगा इस लेक्चर में, दैट इज फ्रूट डेवलपमेंट। हालांकि फ्रूट्स के टाइप्स वाइप्स जो है वो सब आपने 11th मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो है उसको रिवाइज करेंगे। पहले आपको पता है फ्रूट ओव्यूल जो है, ओव्यूल सीड में मैच्योर हो के सीड बनाता है, ओवरी जो है वो मैच्योर होके कन्वर्ट किसमें होती है, फ्रूट में। तो फ्रूट डेवलपमेंट में आपको पहला पॉइंट लिखना यही है, राइट डाउन, राइपनड और मैच्योर ओवरी इज फ्रूट। राइपनड और मैच्योर ओवरी इज फ्रूट। ये पॉइंट हम सीड में भी लिखेंगे, पर वहां लिखेंगे राइपनड और मैच्योर ओव्यूल इज सीड, क्योंकि ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें, फ्रूट में। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी, POMOLOGY। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। और वो टेक्निक जहां पे हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो कराएंगे जिससे हमें फ्रूट्स मिलेंगे, दैट टेक्निक इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा प्रोसीजर है जहां हम ऐसे फ्रूट ट्रीज को ग्रो कराएंगे। अब लिखिए, हॉर्टिकल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। हॉर्टिकल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। हॉर्टिकल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। देखिए बेटा, उसके बाद कहते हैं अगर आप ओवरी देखेंगे, ओवरी जो है, ओवरी पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में।
बट ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल सीड बनाएगा और ये सारा ओवरी जो है ये मैच्योर होकर फ्रूट बनाएगा। मगर इसका जो ये वॉल होता है, दिस ओवरी वॉल, जब पूरा ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओवरी वॉल बनाता है फ्रूट कवर, दैट कवरिंग ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। तो मुझे बोलो, जो फ्रूट के बाहर से वो कवरिंग सी होती है, उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं बेटे शाबाश? दैट्स नोन एज पेरिकार्प, दैट्स नोन एज पेरिकार्प। और आपको पता है पेरिकार्प खुद बनता है कहां से? ओवरी वॉल से। तो अगर आपको कोई बोलेगा ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, तो ओवरी वॉल ओवरी वॉल का क्या होता है? सर ये कन्वर्ट होगा इनटू पेरिकार्प। और पेरिकार्प के आगे 3 पार्ट्स और हैं। इसका आउटर मोस्ट पार्ट जो है उसको एपिकार्प बोलेंगे, उसके मिडल पार्ट को हम नाम देते हैं मीजोकार्प और उसके इनर मोस्ट पार्ट को हम नाम देते हैं एंडोकार्प। तो मुझे बोलो ओवरी वॉल जो है बेटा ये किस में कन्वर्ट होगा? पेरिकार्प में। पेरिकार्प के 3 पार्ट्स, आउटर मोस्ट, एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प, इनर एंडोकार्प। सर हमें ये समझ ही नहीं आया कैसे। मैंगो आप सबने खाया होगा, मैंगो में आप बाहर से देखते हो जो इसका छिलका होता है, छिलका इसका कंस्टिट्यूट करता है एपिकार्प। फिर जो इसका जूसी पार्ट होता है जो हम खाते हैं, दैट्स इट्स मीजोकार्प। फिर अंदर जाके इसमें वो गुठली होती है, उसके अंदर आपने वो सीड देखा होगा, अंदर जो वो हार्ड पार्ट होता है ना, दैट इज स्टोनी एंडोकार्प। और तीनों जो है तीनों कंस्टिट्यूट करते हैं क्या? पेरिकार्प, जो खुद डेवलप होता है किससे? ओवरी वॉल से। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, ओवरी वॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल। Ovary wall gets converted into fruit wall. Ovary wall gets converted into fruit wall. Fruit wall known as pericarp. Ovary wall gets converted into fruit wall known as pericarp, which is differentiated into outer epicarp. Which is differentiated into outer epicarp. Differentiated into outer epicarp, middle mesocarp, outer epicarp, middle mesocarp, inner endocarp, which is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp, and outer epicarp, middle mesocarp, and inner endocarp. Next, parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits आपने सुना होगा नाम, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ये हम अलग से भी डिटेल में देखेंगे। वो फ्रूट्स जिनके पास सीड्स अंदर होते ही नहीं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स as they develop without fertilization. Parthenocarpic fruits are seedless fruits as they develop without fertilization. For example, बनाना, पाइनएप्पल। अगर आपने बनाना देखा होगा उसके अंदर सीड नहीं होता है, पाइनएप्पल खाया होगा उसके अंदर सीड नहीं होता है, बिकॉज दीज आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। वो फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन के बगैर बनेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अंदर कोई सीड भी नहीं बनेगा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स एज दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल बनाना एंड पाइनएप्पल, बनाना एंड पाइनएप्पल। इसके अलावा बेटा फ्रूट जो है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 तरीके से। एक क्लासिफिकेशन आप देखिए बेटे क्या है, कहते हैं हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं। एक प्योर फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, जिनको हम नाम देते हैं यूकार्पिक फ्रूट्स। यूकार्पिक फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स हुए? ट्रू फ्रूट्स। अब ये फ्रूट ट्रू किस सेंस से है? जब बेटा फ्रूट पूरा का पूरा 100% ओवरी से ही बनेगा, देन दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज यूकार्पिक या ट्रू फ्रूट। इसमें थैलेमस का कोई रोल नहीं, इसमें सेपल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, पेटल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100% ओवरी से बनता है। दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज व्हाट? यूकार्पिक या ट्रू फ्रूट्स। देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स नोन एज सीडोकार्पिक फ्रूट्स। सीडोकार्पिक फ्रूट्स, जिनको हम एक और नाम देते हैं फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं? ये खाली ओवरी से ही नहीं बनते हैं, ओवरी के बगैर भी किसी और हिस्से का कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉल्स फ्रूट्स की बड़ी एग्जांपल देखेंगे, इट इज एप्पल। एप्पल क्या है? ये खाली ओवरी से नहीं बनता है, ओवरी भी बनाता है, मगर ओवरी के अलावा थैलेमस जो है ना, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है एप्पल बनाने में। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सीडोकार्पिक या फॉल्स फ्रूट। यूकार्पिक या ट्रू फ्रूट्स के नीचे एक लाइन लिखेंगे, डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी। Develop only from ovary. For example, mango, grapes, etc.
डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ग्रेप्स एट स्टार। सीडोकार्पिक फॉल्स फ्रूट्स में लिखिए डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर इन एडिशन टू ओवरी, develop from any other part of flower in addition to ovary, in addition to ovary. For example, इसमें आप ऐसे लिखेंगे apple plus pear, इसमें नीचे लिखना बनाता कौन है, ovary and thalamus. These are the two typical examples of pseudocarpic fruits. Develops from any other part of flower in addition to ovary. Example apple, pear, नीचे लिखना ovary and thalamus. और बेटा 11th की मॉर्फोलॉजी में आपने फ्रूट्स को ऐसे भी ये किया होगा, क्लासिफाई किया होगा, ये मुझे यहाँ पे नहीं बोलना है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। फ्रूट्स के आपने 11th की मॉर्फोलॉजी में 3 टाइप्स बनाए हैं, अगर आपको याद होगा। एक टाइप आपने पढ़ा होगा जिसमें बहुत सारे टाइप्स आपको फर्दर याद रखने हैं, सिंपल फ्रूट। दूसरा आपने इसमें पढ़ा होगा मेरे बेटे एग्रीगेट फ्रूट, और एग्रीगेट फ्रूट के अलावा इसमें आपने पढ़ा होगा मल्टीपल फ्रूट। ये 3 टाइप्स जो है, ये एक और क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे बनाई है, ये क्लासिफिकेशन हमने इस बेस पे बनाई है किस ओवरी से फ्रूट बनेगा। अगर एक ओवरी फ्रूट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट, या अगर बहुत सारी ओवरी से फ्रूट बनेगा, बहुत सारे कार्पल से फ्रूट बनेगा, बट दोज शुड बी फ्यूज्ड, सिनकार्पस। या तो मोनोकार्पुलर कंडीशन से जो फ्रूट बनेगा, एक कार्पल से जो फ्रूट बनेगा, दैट सिंपल फ्रूट। अब अगर ये मल्टी कार्पुलर कंडीशन होगा बट इट शुड बी सिनकार्पस, ऑल दोस कार्पल शुड बी फ्यूज्ड, तब जाके उसको हम सिंपल फ्रूट नाम देंगे। आपने पढ़ा होगा डिटेल में, सिंपल फ्रूट वो फ्रूट है या तो वो एक कार्पल से बनेगा या तो मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस कंडीशन से। सिनकार्पस मींस बहुत सारे कार्पल्स होंगे, वो सारे के सारे फ्यूज होने चाहिए। एग्रीगेट फ्रूट कौन सा फ्रूट हुआ, ये बनता है बहुत सारे कार्पल्स से, मगर वो बहुत सारे कार्पल्स फ्यूज नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। तो ये बनेगा या तो मोनोकार्पुलरी कंडीशन या तो मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस कंडीशन से। ये बनता है मल्टीकार्पुलरी कंडीशन, वो होना चाहिए एपोकार्पस। एपोकार्पस मींस दोस कार्पल्स शुड बी फ्री, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होने चाहिए। और ये वाला फ्रूट ऐसा है जो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस से ही बनता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो बेटा फ्रूट्स की एक और क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखी, सिंपल फ्रूट वो फ्रूट जो बनेगा मेरे बेटे या तो मोनोकार्पुलरी कंडीशन से या तो मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस कंडीशन से। ये एग्रीगेट फ्रूट्स वो हो गए जो बनेंगे मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन से, फ्री कार्पल्स, वो फ्यूज नहीं होने चाहिए। और मल्टीपल फ्रूट है वो पूरा का पूरा मेरे बेटे डेवलप होता है किससे, पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस से। अब इस सारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सीड डेवलपमेंट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखिए।